मूवी का स्टार्ट साल 1985 में होता है जब एक फैमिली को एक खौफनाक हादसे का सामना करना पड़ता है, जिसके नतीजे में वो एक पुरस्कार और अजीबोगरीब वाक़ये में एक फार्म हाउस में मर जाते हैं। अथॉरिटीज़ पैट्रिक नाम के एक आदमी को इत्तला देते हुए ये एडमिट करते हैं कि उनके लिए उसके भाई और उसकी फैमिली के साथ होने वाले हादसे के बारे में बयान करना बहुत मुश्किल है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस एक खौफनाक मंजर देखती है जिसमें पैट्रिक के भाई, उसके भाई की बीवी और उनकी बेटी की लाशें मिलती हैं। इससे भी खतरनाक बात यह है कि पैट्रिक की छोटी भतीजी, जिसका नाम जेन है, अकेली जिंदा बच जाती है, जिसका चेहरा खून में लथपथ होता है और उसके हाथ में एक रेजर होता है। फिर कहानी 25 साल बाद के मंजर को दिखाती है। जेन अब जवान हो चुकी है और उसकी अपनी एक फैमिली है। वो अब एक फोटो जर्नलिस्ट है जो पुरानी बसी बसाई जगहों की रूह को अपनी तस्वीरों में कैद करती है। सदमे भरे वाक़ये के बाद उसे एक फॉस्टर फैमिली ने अपना लिया और उसकी माजी की यादें और अपनी फैमिली के साथ पेश आने वाले खौफनाक वाक़ये की यादें मिट गईं। वो एलन से शादी कर चुकी है और उनकी एक प्यारी बेटी है जिसका नाम एलिस है। जेन का अपनी फैमिली के साथ रिश्ता काफ़ी ख़राब है क्योंकि यादाश्त की कमज़ोरी की वजह से वो अहम बातें भूल जाती है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स या एलिस को स्कूल से लेना। एक दिन जब जेन और एलिस नई पिक्चर्स लेने के लिए घर ढूंढ रहे होते हैं तो वो एक फार्म हाउस पर पहुंचते हैं जो जेन को पूरी तरह अपनी तरफ खींचता है। ये खास घर जेन की तवज्जो बाकी सब घरों से ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। जब जेन उसकी पिक्चर्स लेने में मगन होती है तो एलिस पास ही घूमते हुए एक खिलौने का टुकड़ा देखती है। फिर दिखाया जाता है कि एलिस किसी से बातें कर रही है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद जेन एक कॉल करती है और फार्म हाउस के ओनर्स के रिकॉर्ड की रिक्वेस्ट करती है। शाम को दरवाजे की घंटी बजती है और वो जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए भागती है। वो देखती है कि दरवाजे पर कोई नहीं है, लेकिन वहाँ एक छोटा सा वाइट बॉक्स रखा हुआ है जो एक खूबसूरत रेड रिबन से बंधा हुआ है। इसमें वही टॉय होता है जो एलिस ने पहले देखा था, लेकिन उसके साथ एक कन खजूरा भी मौजूद होता है जिससे वो सोचती है कि शायद ये कोई मजाक है। अगले दिन जेन का ध्यान मुसलसल उस पुरस्कार फार्म हाउस पर रहता है जिसे उसने हाल ही में देखा था। इसी दौरान उसके हस्बैंड एलन की कॉल आती है जो उसे याद दिलाता है कि वो एक बार फिर उनकी बेटी एलिस को स्कूल से लेना भूल गई है। जब जेन देर होने की वजह से जल्दी में होती है तो उसे एक अजीबोगरीब कॉल आती है जो किसी गड़बड़ की वजह से बार बार कट रही होती है और वो सोचती है कि शायद ये एलिस की कॉल है। जेन सड़क की तरफ देखती है और एक छोटी बच्ची को बीच सड़क में खड़ा देखती है। वो उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन इसी दौरान उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बच्ची अचानक गायब हो जाती है। जेन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और आहिस्ता आहिस्ता होश में आती है। जब जेन आंखें खोलती है तो वो एक आदमी को देखती है जो उसका हस्बैंड एलन होता है, मगर वो उसे या अपनी बेटी को पहचान नहीं पाती। डॉक्टर एलन को बताता है कि एक्सीडेंट ने उसकी एक पुरानी शदीद चोट को मजीद बिगाड़ दी है, जिसकी वजह से उसकी यादाश्त की कमी और ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसी दौरान जेन से एक साइकेट्रिस्ट मिलता है जिसका नाम लियम है, जो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के ज़रिए उसकी यादाश्त के मसाइल हल करने में उसकी मदद करेगा। हैरानी की बात यह है कि दिमागी चोट के बाद जेन को अपना पुराना नाम याद आ जाता है जो वो पहले नहीं जानती थी। कुछ देर बाद जेन हॉस्पिटल के कॉरिडोर में घूम रही होती है कि अचानक उसे वही लड़की नज़र आती है जिसे उसने एक्सीडेंट से पहले देखा था। जेन बेचैनी से उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलन की आवाज़ देने पर अचानक उसका वहम टूट जाता है। वो जेन को बताता है कि वो एलिस को घर ले जा रहा है और इस बार जेन उनके चेहरों को पहचानना शुरू कर देती है। वो रात हॉस्पिटल में ही रहती है और डॉक्टर लियम के साथ अपनी यादाश्त बेहतर बनाने के सेशन जारी रखती है। उस रात थेरेपी सेशन के बाद जेन को अपने कमरे के दरवाजे पर एक और रेड रिबन में बंधा हुआ बॉक्स मिलता है। उसमें एक म्यूज़िक बॉक्स, डांसर और 1985 की एक पिक्चर होती है जो उसी फार्म हाउस की होती है जिसे उसने हाल ही में फ़ोटोग्राफ किया था। जेन एक बार फिर सोच में पड़ जाती है कि उसे इस सब के बारे में क्या करना चाहिए। उसी रात घर पर एलन भी बेल बजने की आवाज़ सुनता है और दरवाजे के बाहर एक एनवेलप देखता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कागजात होते हैं। अगले दिन एलन वो कागजात जेन के पास लेकर आता है और एक अहम खबर देता है कि वो घर जिसकी तरफ जेन खिंची चली जा रही थी दरअसल उसी की मलकियत है और वही उसके बचपन का घर है। उसका अंकल पैट्रिक, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, इतने सालों से उस घर की देखभाल कर रहा था। जेन को उन कागजात की दरख्वास्त देने का कुछ याद नहीं और ना ही उसने अपनी फैमिली के एक्सीडेंट के बाद अपने अंकल पैट्रिक से मुलाकात की है, मगर अब उसे एक मौका मिल गया है और लियम भी इस बात से इत्तेफाक करता है कि पैट्रिक से मुलाकात उसकी पुरानी यादें वापस लाने में मदद कर सकती है। फैसला करने के लिए वो अपने अंकल पैट्रिक को फ़ोन करती है और पूछती है कि क्या वो उससे मिलने आ सकती है।
वो पहले तो हैरान और परेशान महसूस करता है, मगर फिर बहुत खुशदिली से उसे वेलकम करता है। जब जेन उस खौफनाक जगह यानी अपने पुराने फार्म हाउस की तरफ जा रही होती है, तो रास्ते में एक बार फिर उसे वही छोटी बच्ची नजर आती है जिसे वो पहले भी देख चुकी थी। जब वो वहाँ पहुँचती है तो पैट्रिक उसे वेलकम कहता है और बताता है कि उसके पेरेंट्स 1985 में इसी घर में एक खतरनाक हादसे में मर गए थे। जेन अपने अंकल से पूछती है कि असल में उस रात क्या हुआ था, मगर पैट्रिक जवाब देता है कि सिर्फ वही जानती है कि उस रात क्या हुआ था। जब वो जेन के फार्म हाउस पहुंचते हैं जो उसके अंकल के घर के करीब ही है, तो एलन और एलिस घर को अंदर से देखने जाते हैं, जबकि जेन बाहर जाकर घर का जायजा लेती है। खेतों में जेन को एक मौजूदगी का एहसास होता है जो उसे एक हसीन मंजर तक ले जाती है, एक रेड बलून जो एक डोर से बंधा होता है। जैसे ही वो करीब जाती है उसे डोर ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती है, जिसके साथ एक चाबी और एक वेलकमिंग नोट बंधा होता है। ऐसा लगता है जैसे ये घर खुद उसे वापस बुला रहा हो। अगले दिन वो फैमिली करीबी इलाके की सैर का फैसला करती है। एलन और एलिस भूल भुलैया की तरफ जाते हैं, जबकि जेन एक दिलकश पुरानी चीज़ों की दुकान देखने का फैसला करती है। वहाँ जेनिफर नाम की एक क्लर्क उसे एक न्यूज़पेपर देती है जिसमें एक खौफनाक इन्फॉर्मेशन होती है। इसके मुताबिक इस इलाके के लोग ये मानते हैं कि 1985 में जेन का जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया था और उसने अपनी पूरी फैमिली को अपने फार्म हाउस में कत्ल कर दिया था। जैसे ही वो इन मालूमात को समझने की कोशिश करती है, उसे लियम की कॉल आती है जो दावा करता है कि उसकी आज उसके साथ अपॉइंटमेंट थी। लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस होता है और बिल्कुल इसी लम्हे वो लियम को उसी दुकान में खड़े देखती है। वो फौरन पूछती है कि वो कहाँ है और लियम जवाब देता है कि मैं अपने ऑफिस में हूँ, जो उसके शक को मज़ीद बढ़ा देता है। फिर वो उसे भूल भुलैया में तलाश करने के लिए भागती है, लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है। घबराकर जेन तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ वापस भागती है, लेकिन वहाँ एक और सरप्राइज़ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वही वाइट बॉक्स जो रेड रिबन में लिपटा होता है, बड़े मज़े से उसकी गाड़ी की अगली सीट पर रखा होता है। जब वो उसे खोलती है तो अंदर उसे अपने बचपन की एक अधूरी पिक्चर मिलती है, जिसमें वो अपनी छोटी बहन के साथ होती है और एक यंग लड़की की धुंधली तस्वीर भी नज़र आती है। पिक्चर पर उसकी फैमिली का नाम लिखा होता है, जिससे जेन मज़ीद उलझन में पड़ जाती है। रात के वक्त जब जेन अपने बेड पर होती है तो एलिस उसे जगाती है और उनके सामने एक खौफनाक मंजर होता है। जेन आवाज़ें सुनती है और एलिस उसे एक बेडरूम में ले जाती है, जहां वो एक छोटी बच्ची को अपनी माँ के साथ बेड पर बैठे देखती है जो एक म्यूज़िक बॉक्स के बारे में बात कर रही होती है। अचानक एलिस कहती है कि वो यहाँ नहीं है और फिर जेन देखती है कि वो छोटी बच्ची एक हथौड़ा पकड़े हुए है और वो यंग लड़की जेन की तरफ मुड़ती है जिसका चेहरा धुंधला है। जेन अपनी बचपन वाली जेन से भी मिलती है जो हाथ में एक ब्लेड लिए अचानक सामने आती है। वो घबराकर अपने बेडरूम की तरफ भागकर एलन को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेड के नीचे से वही छोटी बच्ची निकलती है और कहती है कि जेन उन्हें ढूंढने आई है। लेकिन जैसे ही वो अलमारी में छुपती है, वही छोटी बच्ची अचानक अपने हाथ जेन की गर्दन के गिर्द लपेट देती है। दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती है, मगर आखिर में जेन काबू पा लेती है और बच्ची की गर्दन दबोच लेती है। इसी लम्हे वो अचानक एलिस के कमरे में पहुंच जाती है और ख्वाब से बाहर आ जाती है। जेन उसे दोबारा सोने के लिए कहती है और घबराहट के साथ खुद कमरे से बाहर निकल जाती है। जब वो अपने कमरे में वापस जाती है तो देखती है कि एलन अब भी सो रहा है और बेड के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन उसे दोबारा ज़मीन पर वही टॉय मिलता है। अगले दिन वो बेचैनी से पैट्रिक से दोबारा कांटेक्ट करती है ताकि अपनी फैमिली की खौफनाक मौत के बारे में जवाबात हासिल कर सके। पैट्रिक बताता है कि उसका भाई शराबी था और उसका मिजाज कुछ गर्म था, लेकिन वो मेहनती आदमी था और उसने कभी अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाया। पैट्रिक बताता है कि असल हकीकत सिर्फ जेन के पास है, लेकिन उसकी यादाश्त सर की एक पुरानी चोट की वजह से धुंधला चुकी है। नाश्ते के दौरान एलिस जेन से माजरत करती है और उसकी नींद खराब करने का जिम्मेदार अपनी भूतिया दोस्त सूजी को ठहराती है, लेकिन इससे पहले कि जेन उससे कुछ पूछ सके, एलन आ जाता है। बाद में जब एलन एलिस को बाहर ले जाता है तो जेन फैसला करती है कि वो उस रेड बलून के साथ मिली हुई चाबी का इस्तेमाल करके उस पुरस्रार दरवाजे को खोलेगी जिसे उसने पिछली रात देखा था। दरवाजे के पीछे उसे एक फेरी बॉक्स और अपनी बचपन की एक पिक्चर मिलती है, जिसमें उसके साथ वही छोटी बच्ची नजर आ रही होती है जिसे वो अब सूजी यानी अपनी बहन समझती है। पिक्चर को गौर से देखते हुए जेन देखती है कि सूजी आहिस्ता से झोंपड़ी में एंटर हो रही है। जेन सच्चाई को बेनकाब करने के लिए उसके पीछे जाती है ताकि इन सब अजीब बातों की हकीकत जान सके। सूजी की तलाश में जेन को कुछ दिलचस्प चीज़ें मिलती हैं, एक चाकू, एक इनहेलर और एक म्यूज़िक बॉक्स की चाबी। फिर जेन एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनती है और तभी सूजी सामने आती है।
वो जेन को एक खौफनाक दरिंदे के करीब आने की वार्निंग देती है और उसे चादर के नीचे छुपने के लिए कहती है। दूसरी तरफ एलिस एलन को बताती है कि एक मेहरबान औरत ने उसके ख्वाब में परियों का गीत सिखाया और उसे बताया कि जेन उसे नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन एलिस इस बात पर यकीन नहीं करती। एलिस कहती है कि जेन असल खतरा नहीं है, बल्कि वो दरिंदा है जो बेडरूम में छुपा हुआ है। उधर जैसे ही जेन बाहर निकलने की कोशिश करती है, वो चादरों में उलझ जाती है जो अब पहले के मुकाबले में बड़ी नजर आ रही हैं। वो किसी तरह चादरों से बाहर निकल जाती है, लेकिन जादुई तौर पर खेत में पहुंच जाती है, जहां जमीन पर एक खुला हुआ गिफ्ट बॉक्स रखा होता है जिसमें एक पुराना रेजर होता है। इन हालात को देखते हुए जेन फैसला करती है कि वो अपने घर वापस जाएगी। जब एलन गाड़ी में सामान रख रहा होता है तो लियम, जो कि एक मशकूक साइकेट्रिस्ट है, घर के करीब छुपा हुआ नजर आता है और उदास दिखाई देता है। रवानगी से पहले जेन देखती है कि एलिस कॉटेज की तरफ भाग रही है, जिसके बाद वो भी उसके पीछे जाती है। अंदर जेन की मुलाकात सूजी से होती है, जो उसे बताती है कि वो उसे जाने नहीं दे सकते। तभी एलिस वहां आ जाती है। जेन इतनी घबराहट और खौफ का शिकार हो जाती है कि वो अनजाने में एलिस की गर्दन पकड़ लेती है, लेकिन ऐन वक्त पर एलन आकर उसे रोक देता है। फिर वो गाड़ी की तरफ भागती है और कहती है कि वो बस जाना चाहती है, लेकिन वो देखते हैं कि टायर्स को उसी चाकू से काटा गया है जो जेन ने खेत में ढूंढा था। जेन कसम खाती है कि उसने ये नहीं किया और उनकी बहस उस वक्त रुक जाती है जब एलिस अचानक घर के अंदर से चिल्लाती है और कहती है कि बेड के नीचे वाला दरिंदा उसका पीछा कर रहा था, लेकिन और कुछ कहने से पहले उसका दम घुटने लगता है। एलन फौरन उसे उठाता है, लेकिन अचानक बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये समझते हुए कि वो उसे जाने नहीं देंगी, जेन पीछे हट जाती है, जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन जैसे ही एलन और एलिस घर से बाहर निकलते हैं, दरवाज़ा अचानक जेन पर बंद हो जाता है और वो घर में अकेली रह जाती है। जेन, जो कि भूतों के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है, एक कागज़ देखती है जिस पर लिखा होता है कि उसे हमारे साथ टैग खेलना होगा। जैसे जैसे वो अपनी यादों में कदम रखती है, सच्चाई एक खौफनाक तरीके से जाहिर होने लगती है। जेन अब अपनी यादों में सूजी का कमरा देखती है जैसे वो कमरा हादसे की रात में था, और वो म्यूजिक बॉक्स की तरफ बढ़ती है। वो वही छोटी चाबी इस्तेमाल करती है जो उसने चादरों के नीचे देखी थी और फेरी बॉक्स खोलती है। अंदर वो डांसिंग फेरी देखती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसके हॉस्पिटल के कमरे के सामने पहले भेजी गई थी। फिर जेन वहाँ छुपी हुई फैमिली पिक्चर का टुकड़ा ढूंढती है और लियम की पिक्चर देखकर हैरान हो जाती है। जब वो इस आधी पिक्चर को पिछली ढूंढी हुई पिक्चर के साथ मिलाती है तो उसे समझ आता है कि ये पूरी एक ही पिक्चर है। इसका मतलब ये होता है कि लियम शायद उसका बाप है। अचानक सूजी बेड के नीचे से बाहर आती है और जेन को वार्न करती है कि वो फौरन छुप जाए क्योंकि मॉन्स्टर करीब आ रहा है। जेन उसकी बात मानती है और बेड के नीचे छुप जाती है, जहां वो एक आदमी को कमरे में एंटर होते और बेड पर बैठे हुए सुनती है, जो सूजी से बात कर रहा होता है। वो सूजी को एक गिफ्ट पेश करता है, वही व्हाइट बॉक्स जिस पर रेड रिबन है। जेन चौंक कर बगैर उस आदमी का चेहरा देखे कमरे से बाहर भागती है। कमरे के बाहर वो लियम से मिलती है, जो उसे तसल्ली देता है कि वो मॉन्स्टर नहीं है। लियम और जेन दोनों बेडरूम की तरफ देखते हैं और जेन को हैरानी होती है जब वो ये देखती है कि मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि उसके अंकल पैट्रिक हैं। जेन दोबारा बेड के नीचे पहुंच जाती है, लेकिन इस बार वो अपना खुद का बचपन देखती है जो पैट्रिक से बचने के लिए वहां छुप रही है। ये एक आम रात थी। जेन और सूजी घर पर अकेली थीं जब पैट्रिक, जो अक्सर उनकी देखभाल किया करता था, सूजी को हाथ लगाकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही सूरत हाल बिगड़ती है, उनके पेरेंट्स लियम और जेनिफर घर पहुंचते हैं। लियम नशे की हालत में नीचे सोफे पर गिर जाता है। इसी दौरान सूजी चीखती है, जिससे जेनिफर उसकी आवाज़ सुन लेती है और हाथ में हथौड़ा लेकर भागती है, और यूं जेनिफर ने पैट्रिक को रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन जब उसने जेनिफर को लियम को बुलाने से रोका तो एक झगड़ा छिड़ गया। लड़ाई के दौरान पैट्रिक ने जेनिफर से हथौड़ा छीन लिया और उसका कत्ल कर दिया। ये मौका देखकर जेन ने बेड के नीचे से भागने का फैसला किया और बाथरूम की तरफ भाग गई, जबकि पैट्रिक उसके पीछे आ रहा था। वो हाथ में एक ब्लेड पकड़े हुए बाथ टब में खड़ी होती है। जैसे ही पैट्रिक ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जेन ने ब्लेड से उसको काट दिया। इसी दौरान लियम जाग जाता है। अब इसी वक्त जेन सीढ़ियां चढ़ते हुए लियम से टकरा जाती है और दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ते हैं और जेन उसके ऊपर गिरती है। गिरने से लियम की फौरन मौत हो जाती है, जबकि जेन को सर पर चोट आती है, जिसके नतीजे में वो इन सभी वाकयात को भूल जाती है। उधर सूजी अभी भी अपने कमरे में थी और एस्थमा के अटैक का सामना कर रही थी, लेकिन उसका इनहेलर बहुत दूर पड़ा था जिस तक वो नहीं पहुंच पा रही थी।
जब पैट्रिक जेन और अपने भाई को सीढ़ियों के नीचे खून में लथपथ देखता है तो वो वापस सूजी के कमरे में आता है, जहां उसे सूजी मुर्दा मिलती है जो अस्थमा के अटैक की वजह से मर जाती है। एक मौका परस्त की तरह वो हथौड़ा उठाता है, उसे साफ करता है और फिर उसे लियम के हाथों में रख देता है। फिर अपने घर वापस जाता है जहां पुलिस उसे मिलती है और उसे अफसोसनाक खबर देती है। पैट्रिक ने सोचा कि सब मर चुके हैं, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि जेन अभी तक जिंदा है। जब जेन होश में आती है तो वो खुद को लियम के खून में डूबी हुई देखती है और सदमे और दहशत के आलम में ब्लेड को पकड़े हुए देखती है। अब यहाँ ये पता चलता है कि लियम असली नहीं था, बल्कि वो एक भूत था जिसे कोई और नहीं देख सकता था। पिछले सीन में जहाँ जेन की माँ जेनिफर एक विंटेज शॉप में काम कर रही थी और लियम हॉस्पिटल में था, वो सब कुछ हकीकत में मौजूद नहीं था। ये सब जेन को अपने घर वापस लाने की एक कोशिश थी ताकि वो अपनी फैमिली को आज़ाद कर सके। जब सब कुछ उसकी आंखों के सामने साफ हो जाता है, एलन जेन के करीब आता है और उसे बताता है कि अब एलिस महफूज है क्योंकि वो पैट्रिक के साथ है। अब जो कुछ उसे अभी याद आया उसके बाद वो पैट्रिक के घर की तरफ भागती है क्योंकि एलिस को खतरा हो सकता है। इस दौरान पैट्रिक तारीख को दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो एलिस को अपने साथ खेलने के लिए बहकाता है। एलिस कहती है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ना खेलूं। पैट्रिक पूछता है कि वो कौन है और वो जवाब देती है कि कोई नहीं। जैसे ही पैट्रिक एलिस को पकड़ने वाला होता है, जेन और एलन आ जाते हैं। उनके आने पर पैट्रिक को उस सच का सामना करना पड़ता है जो वो छुपाए हुए था। वो फौरन एक बंदूक उठाता है और एलिस को खेत में ले जाता है। फिर वो एलन को गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन गोली नहीं लगती। खुशकिस्मती से जेन पीछे से आती है और पैट्रिक पर एक बेलचे से हमला करती है। कुछ लम्हों बाद पैट्रिक सूजी के कमरे में होश में आता है और उसके हाथ बंधे होते हैं। जेन उसे वहां छोड़ देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है ताकि भूत अपना इंतकाम ले सकें। पैट्रिक लियम, सूजी और जेनिफर की रूहों से माफ़ी मांगता है लेकिन उसके लिए कोई माफ़ी नहीं होती। आखिरी सीन में एलन, एलिस और जेन को कब्रिस्तान में दिखाया जाता है जहां वो अपनी फैमिली को खराजे अकीदत यानी श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें अलविदा कहते हैं। यहाँ ये दिखाया जाता है कि जेन ने आखिर अपनी फैमिली को आज़ाद कर दिया है और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।